मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अफगानिस्तान की मुसलसल और तेजी से बदलती हुई सूरत हाल, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को अपना मौकिफ पेश करने के लिए जगह ना मिलना, उसको मौका ना मिलना, पाकिस्तान की क्या ये एक हुकूमत की बड़ी नाकामी है? इसके अलावा जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान के हालात बदल रहे हैं, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। इस तमाम सिचुएशन पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आपके बहुत जाने पहचाने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इसके अलावा राइटर, कॉलमनिस्ट और एक बहुत ही जबरदस्त तबसरा करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हामिद भाषानी साहब। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, हम पहले बात का आगाज किए लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो क्वेटा में भी धमाका हुआ, उसके अलावा कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान है वहां से बॉर्डर पे भी कोई फायरिंग हुई, ये सारे मामलात भी शामिल हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी काउंसिल से आगाज करते हैं कि वहां पर पाकिस्तान को मौकिफ पेश करने की जगह नहीं मिल सकी। क्या आप समझते हैं कि अब भारत के पास सदारत आई है, इस वजह से ये नाकामी का सामना करना पड़ा है, या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है? थैंक यू जी। इसको तो कुछ लोग जो है ना वो डिप्लोमेटिक फेलियर कहते हैं, लेकिन मैं इससे इत्फाक नहीं करता। मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। क्योंकि फेलियर की एक लिमिट होती है, और ये जो डिजास्टर हुआ है ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की नाकामी है। और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स आजकल जो है वो रिलेटेड हैं इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ मोर क्लोजली, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। बाकी चलो दुनिया को अलग रख लेते हैं। तो ये चूंकि तीनों मुल्क इस वक्त रेलिवेंट हैं, और जो बैटल फील्ड है वो अफगानिस्तान है, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो तकरीबन यही चार जो हैं वो फोर फ्रंट पे हैं। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे ईरान है, रशिया है और चाइना है। लेकिन ये जो ज्यादातर जो है इस तरह की सिचुएशन हुई है, मैं समझता हूँ कि ये जो होता है ना, क्रॉस रोड पे आ गया है पाकिस्तान अपनी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, जहाँ पे आके पाकिस्तान को ये तस्लीम करना चाहिए। आल्दो के उन्होंने तस्लीम किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, इट वाज ए कन्फेशन। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जिसमें उन्होंने कोई इंडिया पे इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया या इनवाइट नहीं उन्हें दिया या अमेरिका पे या कुछ। ये जो है ना, इट वाज ए कन्फेशन ऑफ देयर फेलियर ऑन अफगान इशू। अब देखें पाकिस्तान का जो शुरू दिन से, स्पेसिफिकली 1979 से, यानी अब ये पिछली सदी की बात लगती है, 20 साल पिछली सदी के और 20 साल इस सदी के हो गए। ये हर माज पे दावा रहा है कि अफगानिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा रेलिवेंट और सबसे ज्यादा इमीडिएट और सबसे ज्यादा कंसर्न पार्टी हम हैं। और उसकी जाहिर है डिफरेंट रीजंस हैं कि बॉर्डर मिलता है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है जो पहले पूरे तरीके से ओपन था, और फिर हमारे तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं, और ये है कि अफगानी हमारे भाई हैं, तालिबान हमारे अतादी हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जो रीजंस देके तो पाकिस्तान ये साबित करता रहा है कि हमारा अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेक भी है, और हम जो है वहाँ पे हमारे अतादी भी हैं, और वहाँ पे हम इन्फ्लुएंस भी एक्सरसाइज करते हैं। ये जो पाकिस्तान की जो आप कह लें ना कि इंसिस्टेंस है इस पे। अब देखें, जब सोवियत यूनियन वहां से निकल रहा था, तो सोवियत यूनियन निकल रहा था जिनीवा अकॉर्ड के मुताबिक। तो जिनीवा अकॉर्ड में जो इम्पोर्टेंट पार्टीज थी, जाहिर है उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे जो इम्पोर्टेंट पार्टीज थी। चूंकि सोवियत यूनियन और अमेरिका जो हैं वो तो थे गारंटर्स, वो पार्टीज टू द डिस्प्यूट नहीं थे। तो ये दो थे, तो इन्होंने हमारा ये किया था कि हम एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, जहां से ये सारा खेल बिगड़ता है। इसलिए मैं बार बार वापस उसका जिक्र करता हूँ। तो उसमें पाकिस्तान ने यही प्ली ली थी कि हम जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल से अलग इसलिए नहीं रह सकते कि यहाँ जो कुछ भी होता है उसका हम पे असर पड़ता है।
यहाँ पे जो भी हुकूमत बनेगी उसका असर हम पे पड़ेगा, इसलिए हम इसमें पार्टी हैं। तो उन्होंने ऑफिशियली उनको पार्टी बनाया। हालांकि आप मुझे ये बताएंगे जिनीवा अकॉर्ड में पाकिस्तान को पार्टी बनाने का क्या मतलब था? वाई पाकिस्तान जो है उसको क्यों कोई पार्टी बनाएगा? अफगानिस्तान के इंटरनल इशू है वहां पे, सोवियत वहां से निकल रहे हैं, अमेरिकी वहां से निकल रहे हैं, तो पाकिस्तान को पार्टी बनाने का मतलब यही था कि पाकिस्तान ये बावर करा चुका था कि हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक है, स्टेक होल्डर है, और हमें जो है वो पार्टी बनाया जाए। चनाचे वो बनाया गया, जिसको यही पॉलिसियों की वजह से उनको मशवरा दिया गया, और ये जो उनके मुख्तलिफ जगहों पे जो सफारतकार बैठे हुए हैं, जो 70 साल पुरानी रटी रिटाई टर्मिनोलॉजी और रटी रिटाई जो मैनुअल्स हैं जो दुनिया में मतरूक हो चुके हैं। पाकिस्तान का वजारत खारजा जो डिप्लोमेटिक मैनुअल यूज करता है वो पूरी दुनिया में बंद होके गार्बेज में चले गए हैं। नो बॉडी यूज दोज मैनुअल्स एनी मोर, वो उन्हीं पे लगे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ये मशवरा दिया कि जी आप बेशक जो है वो वहाँ पे कुछ अगर वायलेशन हो रही है तो आप उसको देखें, तो हम इंटरनेशनली इसको देख लेंगे, जिसकी वजह से जिनीवा अकॉर्ड जो है वो वायलेट हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन पैदा हुई उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ये समझ रहा था, और ये गलतफहमी थी जो मैं जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, कि हम तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, हम तालिबान को पे एक्सरसाइज करते हैं इन्फ्लुएंस, इसलिए हम वहां पे तालिबान की हुकूमत बना के उसको संभाल भी सकते हैं। और वहां पे एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जो पाकिस्तान के अलावा सिर्फ 2 मुल्कों ने तस्लीम की, वो भी समझ लें पाकिस्तान के बिहाफ पे ही हुआ। तो ये जो है स्टेक होल्डर का किस्सा था, जिसका विद इन 5 ईयर्स आपने इंजाम ये देखा कि अफगानों के जो सफारतकार थे उनको इन्होंने पकड़ पकड़ के तो अमेरिका के हवाले किया, और जो कुछ इन्होंने इस्लामाबाद में अफगान सफारतकार के साथ किया, उसको थप्पड़ मारे, उसकी दाढ़ी नोची, ये सारी कहानियां जो है आपको पता है उस वक्त की। तो ये एक चीज का क्लियर इंडिकेशन थी कि तालिबान किसी की नहीं सुनते। अपनी हुकूमत बनाने तक उन्होंने पाकिस्तान को यूज किया, उनसे असला लिया, उनसे पैसे लिए, उनसे फौजी इमदाद ली, और जब तालिबान वहां पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद इन्होंने जो भी अपना इन्फ्लुएंस था वो एक्सरसाइज किया, उन्होंने इनका नहीं सुना, और नतीजे के तौर पे नौबत यहाँ तक पहुंची कि इनको जो है उनकी दाढ़ियां पकड़ के खींचनी पड़ी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन रीप्ले हुई है कि अफगानिस्तान में उन्होंने कहा जी तालिबान पे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत जबरदस्त किस्म का, हम उनको टेबल पे ला सकते हैं, इस बुनियाद पे किया तालिबान एलियंस पे, और जो कत्लो गारत गरी खून खराबा वहां पे हो रहा है, घर जल रहे हैं, सड़कों पे खून बह रहा है, ये सारा क्या था? ये आप देखें रूस में जितनी इनकी मीटिंग्स हुई, या कतर में, या दुबई में, या जहां कहीं भी, उसमें मेन पर्पस ही ये था कि एक पीसफुल ट्रांजिशन का था। तो तालिबान को जब मौका मिल गया, अमरीकी निकलना शुरू हो गए, उन्होंने फिर अपना वही हरकत जो है वो शुरू कर दी। अब पाकिस्तान ने आके ये तस्लीम किया कि हमारा, और ये आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इन्होंने अमेरिका में बैठ के ये बयान दिया कि तालिबान पे अब हमारा वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। जब आपका तालिबान पे इन्फ्लुएंस नहीं रहा है तो फिर आपको सिक्योरिटी काउंसिल की जो इजलास है उसमें किस हैसियत में बुलाया जाए? आप मुझे उसकी वन गुड रीजन दे दें। अगर आप कहते हैं कि हम उसके पड़ोसी मुल्क हैं, तो उसका पड़ोसी मुल्क तो फिर ईरान भी है, पड़ोसी मुल्क जो है वो चीन भी है, पड़ोसी मुल्क एक हवाले से इंडिया भी है। तो ये सारे जो इर्द गिर्द के मुल्क हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, वगैरह वगैरह है, रूस है, ये फिर उसका मतलब है फिर वही पूरी इलाकाई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो ये कोई इलाकाई कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म तो नहीं था, ये सिक्योरिटी काउंसिल का था। और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जो मेंबरशिप है इंडिया की, और जो उसकी प्रेसिडेंटशिप है या चेयरमैनशिप है जो इस वक्त वो इंडिया के पास है, तो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया ने इस वजह से हमें जो है इस इजलास से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस इजलास से बाहर निकलना इनएविटेबल था। इसकी एक वजह ये थी
कि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा कोई इन्फ्लुएंस तालिबान पे है ही नहीं, और दूसरा ये कि आपने अमेरिका के साथ भी इस तरह की डिप्लोमेसी की जिसका लाजमी नतीजा ये निकलना था कि आपने बजाय इसके कि आप उसके प्रॉपर जो है वो बात करें कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है और उस हिसाब से आपके इंटरेस्ट को वो रखा जाए, आपने उसको मिसगाइड किया। अब आप देखें ना, अब यही बातें जब होती हैं कि सिर्फ 2 साल पहले तक जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है के हाथ में था सारी चीजें, तो उसने एक स्पीच की थी, गालिबन आपको याद होगी, जिसमें उसने कहा था कि गुज़श्ता 10-15 सालों में हमने $15 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिए जो मिलिट्री एड में अफगानिस्तान की वजह से, और उसके जवाब में हमें सिर्फ धोखा और फ्रॉड और डबल स्पीक और इस तरह की चीजों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ज़ाती बयान था? डेफिनेटली ये सारा बयान जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो उनकी एक ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं पूरी, उसके बाद जो है वो आके तो व्हाइट हाउस में पहुंचता है जहां पे प्रेसिडेंट उस पर इस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट करता है। तो विद इन 6 मंथ जो है वो बाइडन के आने से ये सोच तो वहां पे नहीं बदल सकती। तो बाइडन ने आने के बाद, जब इसके बाद उसने, जहां तक के ये अब लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन उसने जो बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से फोन पे, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि हम आपके साथ किसी किस्म का, हालांकि आप इसको जरा गौर से देखें तो अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यानी नंबर 1 मसला जो है वो अफगानिस्तान है, और अमेरिका के नंबर 1 मसले में पाकिस्तान ये समझता है कि हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तरीन कुव्वत हम हैं और सबसे ज्यादा वेट हम रखते हैं और सबसे ज्यादा स्पेस हम ऑक्यूपाई करते हैं। तो अमेरिका ने उसको क्लियरली ये बताया कि देयर इज नो रूम फॉर यू ऑन द टेबल। अगर इन तीनों चीजों को सामने रख के तो फिर भी कोई मुल्क कहे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है तो ये जोक है। इसको सामने रख के जो आप कह सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एक कैटास्ट्रोफ है, जो बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे आइसोलेट हो गया है डिप्लोमेटिक एरिनाज में, अमेरिका से लेके नेटो के ज़ाहिर है डेफिनेटली सारी कंट्रीज जिनकी वहाँ पे फौजें थी, और प्लस जो इलाकाई कुव्वतें हैं। और उसकी वजह यह है कि हमें मुनाफकत, डबल स्पीक और सफारतकारी में फ़र्क करना पड़ेगा। सफारतकारी जो होती है उसका मतलब मुनाफकत नहीं होता, या हकायक पे पर्दा डालना और झूठे किस्म के इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट करना नहीं होता है। सफारतकारी ये होती है कि आप हकायक के साथ जुड़े हों और हकायक के पेश नज़र जो है आप कोई बात कर रहे हों, कोई प्रपोजल दे रहे हों, कोई बारगेन कर रहे हों तो वो बात समझ में आती है, लेकिन आप मसलसल हकायक को छुपा रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे जो है वो तारीख तरीन दौर है व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेटिक आपकी जो स्ट्रगल है, कि उसमें पाकिस्तान टोटली जो है वो वॉश आउट हो गया। ठीक, और इसके साथ साथ फेटफ का मामला तो हम देख ही रहे हैं, वहां पे जो है वो हर लम्हा सर पे वो रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और बाकी भी सारी जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। अच्छा, एक तो ये सवाल सर के इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ये जो 1 महीने की सदारत है इंडिया के पास, तो ऐसे कौन से ऐसी, वैसे तो पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं हमें कोई डर नहीं है, हम वॉचफुल हैं, ये कहा गया जो तर्जुमान है उनकी तरफ से, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या कोई ऐसी आप कह लीजिए डिप्लोमेसी भारत के पास है, या कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है वो, एक तो हमने देख लिया ये हुआ, कुछ और भी क्या हो सकता है? नहीं, महज इस वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है किसी भी तरीके से। मैं सिक्योरिटी काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट बन के किसी दूसरे अपने पड़ोसी मुल्क जिसके साथ उसके लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म के इश्यूज हैं, तो कोई भी बात करेगा तो अगला सुनेगा ही नहीं, ना ही वो बात करेगा, चूंकि जाहिर है वो एक डिप्लोमेटिक हल्का है और वहाँ पे बहुत सारे आदाब होते हैं, अखलाकियात होती है जिसकी रोशनी में बात की जा सकती है। आप प्रेसिडेंट के तौर पे इस तरह का इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडिया को इसकी जरूरत है। प्रेसिडेंट बनने से पहले इंडिया इंटरनेशनल जो हल्के हैं उसमें अपना काम मुकम्मल आप सक्सेसफुली डिलीवर कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जो आइसोलेट हुआ जाके अराबियन गल्फ कंट्रीज के अंदर,
which was almost out of question few years ago to even think about. तो वहां पे जाके जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान उसको आइसोलेट किया गया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जलीलो ख्वार करके निकाला गया। यानी OIC ने जो जिस तरीके से पाकिस्तान को दो टोक किस्म का जवाब दिया कि हम जो है वो कश्मीर इशू आपको यहाँ पे नहीं उठाने देंगे, और जब कश्मीर इशू इतने बड़े पीक पे जा रहा था और पाकिस्तान जो है वो एक तरह की स्ट्रगल में था इंटरनेशनली अपने पांव जमाने के लिए, तो सऊदी अरब और दूसरी इमराट्स और इस तरह की रियासतों ने ओपनली इंडिया के साथ खड़ा होने को तरजीह दी। तो इससे ज्यादा आइसोलेशन जो है ये एक नाइटमेयर किस्म की सिचुएशन होती है, इससे ज्यादा आप आइसोलेट हो ही नहीं सकते। कि एक वक्त ऐसा आ गया था, अब आप देखें दोबारा OIC जो है उसने अपनी वो गेम प्ले करनी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हम लोग जो है ना वो मुनाफकत को डिप्लोमेसी समझते हैं, और OIC का तो ये ट्रेड मार्क है कि वो झूठ को और मुनाफकत को ही डिप्लोमेसी कहते हैं। अब ये जो उनकी मुनाफकत है जी, हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे वो हैं, आपको यहाँ ये आज़ाद कश्मीर के दौरे पे आए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। भाई तुम जहाँ पे आए हुए हो वहाँ ह्यूमन राइट्स की पहले बात करो, जहाँ जिस सरजमीन पे आप खड़े हो, ये इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब इसके अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे लोगों के जो पॉलिटिकल लीगल राइट्स हैं वो क्या प्रोटेक्टेड हैं 100%। यहाँ पे जो है वो आप लोग बात करें, डेलीगेट्स को मिलें, कोई रिपोर्ट तैयार करें। अब यहाँ से होके पार फायर करने का मतलब ये है कि OIC वो पुराना जो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में जो सर्द रवैया इख्तियार किया था, अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस तरह की इकदाम कर रहे हैं, जो मुनाफकत की एक नई मॉडिफाइड किस्म की जो है वो शक्ल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जो है ऑन द मोस्ट आइसोलेटेड जो आप कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम इस पे गुजर रहा है, और देयर इज नथिंग दे कैन डू, आई एम टेलिंग यू। चूंकि ये जिस स्लिपरी स्लोप पे इन्होंने शुरू कर दिया है, दे विल गो फर्दर डाउन। चूंकि अफगानिस्तान पे उनकी जो मुनाफकत है वो उसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ये वक्त था जब पाकिस्तान जो है शुड हैव कम आउट क्लीन, कि भाई अफगानिस्तान के अंदर हम ये जो तालिबान ने असाल्ट शुरू कर दिया है, इसका जो भी आउटकम होगा वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो हम जो है वो इंटरनेशनल बरादरी के साथ खड़े हैं और यहाँ पे एक पीसफुल पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल किया जाए। ये बात है, अगर बात की हद तक इन्होंने कभी की भी है तो जाहिर है पूरे ये जो मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या इंडिया है या रशिया है, आपका क्या ख्याल है कि उनके वहाँ पे मुतबादिल ज़राए नहीं बैठे हुए, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं है, उनके पास ग्राउंड की जो है इंफॉर्मेशन नहीं है? तो आप जो है वो झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अगर आपके लोग सरहद क्रॉस कर रहे हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है, तालिबान ने जिस तरीके से कंट्रोल कर लिया, उससे पाकिस्तान में जो उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है और खुद पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बदल रही है, ये मैं आपको बता दूं कि वहां पे सर इस पे ऐड भी कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया, एक तो कोयटा में धमाके हुए और उसके बाद जो बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि फायरिंग हुई है इस तरफ बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ, और फिर एक और भी इस पे भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि अब अमेरिका ने जो है वो कतर से जहाज उड़ा के वहां पे तालिबान के ऊपर जो है वो हमले किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भी डिफाइन हो गया कि किस तरीके से वो जो कहा जा रहा था कि अच्छा अगर पाकिस्तान नहीं तो किस तरीके से, तो वो भी पता चल गया। देखें वो भी बिल्कुल पता चल गया, लेकिन इसमें ये जो आप देखें, एक तरफ से जो कतर से आपने कहा कि उन्होंने हमले किए हैं अफगानिस्तान पे, और ये पहले डिस्कशन यहाँ पे पाकिस्तान की नंबर 1 डिस्कशन ये थी कि जी अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे और हमने नहीं दिए। अब ये जो मैं मुनाफकत और तजाद बयानी और इस तरह की डबल स्पीक की बात कर रहा हूँ, अब आप ये देखें, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, उन्होंने अमेरिका में ये बयान दिया है कि अमेरिका ने कभी भी हमारे साथ अड्डों की बात ही नहीं की। ही इज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर जिसने ये बात कही है, और ऑन रिकॉर्ड है, आप वीडियो चला के लोगों को दिखा सकती हैं कि अमेरिका ने हमसे अड्डों की बात ही नहीं की। और ये जो पाकिस्तान में एब्सोल्युटली नॉट का
एक वो फिक्रा इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को हीरो बना के पेश किया गया, और जी उन्होंने ये कर दिया और पोस्टर निकाले गए और सोशल मीडिया पे तूफान बरपा रहा। अब आप देखें ना कि ये चीजें दुनिया देखती है। अब ये हम बावर करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा। नहीं, सिर्फ हमारे सोशल मीडिया की तरफ से तो अब ये होता है कि वो सब कुछ सामने भी आ जाता है, मतलब ये कि वो तो कोई रुकता नहीं है ना बोलने से, तो सोच उसकी वजह से सब कुछ सामने आता है और बाहर से भी जो बड़े बड़े उसमें छप रहा है। तो इसमें अब ये है कि ये चीज क्लियर हो गई कि उन्होंने आडे नहीं मांगे, तो अगर उन्होंने आडे नहीं मांगे तो आपने ये जो इतना अरसा आडों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के लेवल का आदमी बात कर रहा है, चलो नीचे को कर रहा हो फिर भी बात है, तो क्या ये बात अमरीकियों तक नहीं पहुंच रही है? तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए अब मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक हाउस क्लीनिंग जिसको आप कहते हैं ना, उसकी जरूरत है पाकिस्तान की व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स, और उसमें अफगानिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है। कि जब तक ये अपनी एक क्लियर कट किस्म की पोजीशन लेके नहीं आते उस वक्त तक ये अफगानिस्तान में मजीद दलदल में जो है वो धंसते चले जाएंगे। और अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इनको होगा वो ये होगा कि खुद जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जैसा मैं पहले अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो एक बहुत बड़ी कुव्वत उनको मिल रही है वहां पे तालिबान के हाथ मजबूत होने की वजह से। और आप ये नहीं कर सकते कि आप जिस कुव्वत की अफगानिस्तान में अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको असला दे रहे हों या उसको फौजी मदद दे रहे हों या उसके साथ ज़बानी इकलामी हमदर्दी कर रहे हों, उसी कुव्वत को आप पाकिस्तान में कुचल नहीं सकते या उनके खिलाफ आप टैंक और तोपें नहीं इस्तेमाल कर सकते। कि आपके उनके साथ वजीरिस्तान में या किसी और जगह पे जो है वो फायर एक्सचेंज हो रहा हो और अफगानिस्तान में एक दूसरे को आप फूल दे रहे हैं, चूंकि बुनियादी तौर पे वो एक ही कुफ्ते हैं, एक ही नजरिया है उनका, और कई लोग बल्कि नस्ली और एथनिक एतबार से जो है वो एक लोग हैं। तो ये चीज जो है मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जो है वो गहरी दलदल में धंसता चला जा रहा है, जिसका कि उसके जो पॉलिसी मेकर हैं उनको एहसास नहीं है। यानी कश्मीर के माज पे मुकम्मल सरेंडर के बाद, मैं इसको मुकम्मल सरेंडर ही कहूँगा, वो बिल्कुल जिस तरह आप हाथ जो झाड़ के ना तो आगे निकल जाते हैं, तो अब अफगानिस्तान पे गुज़श्ता 3 महीने से अब वो वक्त आने वाला है जहाँ पे वो भी मुकम्मल सरेंडर के बाद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब कोई रास्ता उनके पास नहीं नजर आ रहा। जी, तो सर ये आप क्या होते हुए, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट अशरफ गनी का एक बयान ये है कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट के इजलास में ज्वाइंट सेशन में ये कहा कि हमारे पास एक सिक्योरिटी प्लान मौजूद है अमेरिका की तरफ से और हम 6 महीने में जो है वो तालिबान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन अभी इस वक्त आप जानते हैं 2 पॉलिटिकल जो वो हैं प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, उन पे वो कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि उन पे कब्जा हो चुका है और आगे हरात की तरफ वहां पे जो है वो उनकी पेशकदमी है। तो ये सब देखते हुए आपको क्या सिचुएशन आगे नजर आ रही है अफगानिस्तान की? देखें जी, ये तो एक बड़ा लतीफा और जोक है जो वो उन्होंने फरमाया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, चूंकि अमेरिका के पास कोई ऐसा प्लान होता तो वो 20 सालों में उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते, जो ये 6 महीने में इम्प्लीमेंट करके तालिबान को हटा देंगे। डेफिनेटली ये एक साइकोलॉजिकल वार है। ऑब्वियसली तालिबान की फतह का राज ही यही है कि साइकोलॉजिकल एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें ये समझा जाने लगा था कि अफगान हुकूमत किसी वक्त भी भाग सकती है और तालिबान टेक ओवर कर सकते हैं, चूंकि अमरीकी नहीं कर रहे। एंड डेफिनेटली जो एक सामने एक मिस्टेक लगती है या ये अनएक्सप्लेनेबल किस्म का इवेंट हुआ है जो अमेरिका इस तरीके से अफगानिस्तान से निकला है, जिसका लाजमी साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो डेफिनेटली तालिबान को हुआ। तो उसको फेस करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना कोई प्लान है ना कोई ऐसी बात है। उनके पास वाहिद रास्ता यही है कि वो अफगानिस्तान के अवाम को अपने साथ मिला के तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ें, जैसे कि कुछ लोग वहाँ पे कर रहे हैं। बाद सूबों में इस तरह के लोकल ग्रुप्स हैं जो कि मुनाज़म होके तालिबान को फेस कर रहे हैं और यही हुकूमत को भी करना पड़ेगा, जो वो करने के लिए तैयार नहीं। चूँकि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें आप देखें गुज़श्ता 20 साल से वो एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसके अंदर जंग जो है ना लोगों का कारोबार बन गया है, वार इकानमी डेवलप हुई है
जिसमें बेशुमार ग्रुप जो हैं एंड 100,000 ऑफ पीपल जो हैं वो डिपेंड करते हैं यही कत्ल वारत गरी, मार दाड़ और ग्रुप बंदी के जरिए जो है वो मुख्तलिफ मसल्ला ग्रोह मुनाज़म होकर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें जो है वो अगर 6 महीने में उसको ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर है कि तालिबान बहुत कम अरसे में जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट जगहों को टेक ओवर कर सकते हैं, जिस तरीके से वो इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। और ये एक रियल डेंजर है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि उससे भी बड़ा डेंजर है, चूँकि पाकिस्तानी सोसाइटी एक सेटल्ड सोसाइटी है। उसके अंदर इस तरह की अगर सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो सस्टेनेबल नहीं है उनके लिए। अफगानों के लिए आइंदा 10 साल तक भी अगर वार होती रहेगी तो वो उसको सस्टेन कर सकते हैं, चूँकि उनका लाइफस्टाइल उस तरह का बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डेंजर है जिसमें पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। इतने बड़ा बॉर्डर है, इतनी बड़ी फौज है, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो वहाँ पे जो मेन प्लेयर हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और इंडिया है, या जो सोवियत यूनियन रूस है, तो उनके साथ जो है वो कोऑपरेशन में रोल प्ले करें, बजाय इसके कि सोलो फ्लाइट और अपनी मर्जी के लोग वहाँ पे मसलत करने का। और ये ज़ाहिर है होने वाला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि खुद पाकिस्तान इस बात पे इत्फाक नहीं है और उसके डिफरेंट सेगमेंट जो हैं वो अपना अपने जो है वो कुव्वत का इज़हार और अपने अपने इन्फ्लुएंस का इज़हार करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसका लाजमी नतीजा इसी तरह की जो है वो तबाही की सूरत में निकलता है। थैंक यू सो मच हामिद बाशानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से एक इस पे तबसरा फरमाया जो भी इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की और इस खत्ते की और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर आपने खुल के बात की और बताया कि हमें कौन सी पॉलिसीज को इस वक्त फौरी तौर पर तब्दील करने की और मोल्ड करने की जरूरत है कि हम दोबारा से जो है जो कुछ लूज करते जा रहे हैं उसको हम जरा सस्टेन कर सकें और अपने आप को थोड़ा ऊपर ला सकें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू।